हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को जिन्ना के 14 पॉइंट्स जो बचे हुए थे उन्हें कवर करने वाली हूँ। इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने जिन्ना के 14 पॉइंट्स क्या थे, मतलब उसमें से सिर्फ 3 पॉइंट डिस्कस किए थे, बाकी उससे रिलेटेड चीज़ें बताई थी कि उन्होंने 14 पॉइंट्स क्यों दिए थे। तो ये पार्ट सेकेंड है। ओके, फोर्थ पॉइंट से शुरू करते। 3 पॉइंट्स मैं इससे पहले बता चुकी हूँ। सो फोर्थ पॉइंट क्या था जिन्ना के 14 पॉइंट्स में कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस एंड बलूचिस्तान। ठीक है, उन्होंने डिमांड की थी कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस और बलूचिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए जाएं। तो एक तो ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या इससे पहले इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे वहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स? तो हाँ, वहाँ पे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन जिन्ना की डिमांड से पहले नहीं इंट्रोड्यूस किए गए थे। ओके, इट इज़ ऑलवेज सेपरेटेड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, 1919, इससे उसे हमेशा अलग रखा गया था। क्यों? क्योंकि इन दो प्रोविंसेस में, यानी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस और बलूचिस्तान में पास्तून्स रहते थे जो कि ब्रिटिशर्स को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, तो बहुत बहुत अपोज करते थे उनका। तो वहाँ पे उन्होंने हाथ उसे टच भी नहीं किया, उस एरिया को उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया। वहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स उस तरह से इंट्रोड्यूस नहीं किए। जिन्ना क्यों चाहते थे? क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं। 1/3 रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर। सेंट्रल लेजिस्लेचर में मुस्लिम्स को 1/3 रिप्रेजेंटेशन की डिमांड मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने 14 पॉइंट्स में की थी। उसमें से एक पॉइंट है, ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है। 1/3 मतलब 33% मुस्लिम्स और 67% अदर कंट्रीज। सिक्स पॉइंट क्या था कि अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन प्रपोर्शन दे शुड गॉट रिप्रेजेंटेशन इन प्रोविंसेस, यानी जिस हिसाब से उनकी जनसंख्या हो उस हिसाब से उस प्रोविंसेस, मतलब उस प्रोविंस में उनको रिप्रेजेंटेशन मिले। यानी कि ये मैंने एग्जाम मतलब समझाने के लिए लिखा है कि इफ एनी प्रोविंस हैड 80% मुस्लिम्स देन देयर रिप्रेजेंटेशन इन देयर प्रोविंसेस इन लेजिस्लेचर शुड बी 80%। अगर किसी प्रोविंस यानी किसी स्टेट में, किसी राज्य में 80% मुस्लिम है तो उनका रिप्रेजेंटेशन भी 80% होना चाहिए। ये उनकी डिमांड थी। फिर सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या कि मुस्लिम कैंडिडेट शुड बी चूजन बाय मुस्लिम पॉपुलेशन ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूंसी ओनली। जो वो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके मुस्लिम पॉपुलेशन ही उस मुस्लिम कैंडिडेट को सेलेक्ट मतलब चूज़ करेंगे। तो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की थी उन्होंने। 8 पॉइंट क्या है कि इन सेल्फ गवर्निंग बॉडी और इन गवर्नमेंट सर्विसेज मुस्लिम्स गेट देयर रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। सेल्फ गवर्निंग बॉडी यानी लोकल बॉडीज़, ठीक है, जैसे आज की म्यूनसिपालिटीज़ या पंचायत्स। और जो गवर्नमेंट सर्विसेज है उसमें भी उनको रिप्रेजेंटेशन उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से मिलना चाहिए। 9th पॉइंट, देयर शुड बी 1/3 मुस्लिम मिनिस्टर्स इन कैबिनेट आइदर सेंट्रल और प्रोविंशियल। जो कैबिनेट हो उसमें 1/3 यानी 33% मुस्लिम मिनिस्टर हों, चाहे वो सेंट्रल की कैबिनेट हो या प्रोविंशियल। प्रोविंशियल मतलब स्टेट, ठीक है। 10 10th पॉइंट, एनी टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन दैट माइट एट एनी टाइम बी नेसेसरी शैल नॉट इन एनी वे अफेक्ट द मुस्लिम मेजॉरिटी। यहाँ पे एरिया भी कर दीजिए, ठीक है, एरिया मतलब कोई भी इस तरह मतलब जो गवर्नमेंट है वो कुछ भी ऐसे कोई भी ऐसी टेरिटरी को मतलब अलग नहीं करेगी जहाँ पे मुस्लिम्स मेजॉरिटी में है। कहने का ये मतलब था कि अगर कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे मुस्लिम्स मेजॉरिटी में है तो जस्ट बिकॉज उनको कम करने के लिए या उस मतलब वहाँ पे उनके माइनॉरिटी में लाने के लिए आप उस टेरिटरी को किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं करेंगे कि उनकी मतलब वहाँ पे उनकी अ, जो संख्या है वो कम हो जाए, उनकी मेजॉरिटी कम हो जाए, ठीक है। फिर 11th पॉइंट, इफ एनी बिल और अ रेजोल्यूशन कम्स दैट मे बी अफेक्ट एनी कम्युनिटी देन देयर शुड बी 3/4 ऑफ द इलेक्टेड मेंबर ऑफ दैट कम्युनिटी शुड एग्री। यानी कि उन्होंने कम्युनल वीटो की बात की थी कि अगर कोई बिल या कोई रेजोल्यूशन ऐसा है जो किसी कम्युनिटी को अफेक्ट कर रहा है तो उस कम्युनिटी के 4 में से 3 सदस्य उस चीज मतलब उस बिल या उस रेजोल्यूशन से एग्री करने चाहिए। उस बिल को पास करने के लिए 3/4 ऑफ द इलेक्टेड मेंबर ऑफ दैट कम्युनिटी शुड एग्री इफ अ बिल इज अफेक्टिंग अ कम्युनिटी। सो ये कम्युनल वीटो की बात की, ठीक है। 12th पॉइंट, विदाउट एक्चुअली यहाँ पे एग्रीमेंट और कंसल्टेशन मत रखिए, सॉरी एग्रीमेंट और परमिशन मत रखिए, यहाँ पे कंसर्न रखिए। विदाउट द कंसल्टेशन और कंसर्न ऑफ प्रोविंसेस नो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स कैन डन। मतलब बिना उनकी कंसर्न के या उनसे बातचीत या उनकी सलाह के बगैर आप कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स प्रोविंसेस में नहीं करेंगे, यानी स्टेट में नहीं करेंगे। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स स्टेट में कर सके, ऐसा नहीं है, आपको प्रोविंसेस से बात करनी पड़ेगी, ठीक है। उनका कंसर्न ज़रूरी है, ये भी उनका मतलब उनके पॉइंट्स में से देखते हैं। फिर 13 पॉइंट, फुल रिलीजियस लिबर्टी दैट इज लिबर्टी ऑफ बिलीफ वर्शिप एसोसिएशन एंड एजुकेशन शैल बी गारंटेड टू ऑल कम्युनिटीज़। तो इसमें तो कुछ समझाने वाला है नहीं। अच्छा, ये आई को दैट इज पढ़ते हैं। 14th,
The constitution should embody adequate safeguard for the protection of Muslim culture, for the protection and promotion of Muslim education, language, religion and personal law. ये भी एकदम सिंपल सा ही है, आपको समझ में आ ही रहा होगा। यहाँ पे उन्हें फुल रिलीजियस लिबर्टी की बात की है कि उन्हें स्वतंत्रता हो, किसकी, वर्शिप की, एसोसिएशन की, एजुकेशन की। यहाँ पे उन्हें स्पेसिफिकली मुस्लिम कम्युनिटी, उनके एजुकेशन, लैंग्वेज, रिलीजन, पर्सनल लॉज, इसे प्रोटेक्ट और प्रमोट करने को कहा है। ओके, सो ये जिन्ना के 14 पॉइंट्स थे, 2 पार्ट में वीडियो है। आई होप अगर आपको कुछ भी समझ में आए तो लाइक द वीडियो, लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब इट।